आरबीआई गवर्नर ने जी बिजनेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा संकेत दिया और अब इस संकेत की चर्चा चारों ओर हो रही है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। महंगाई पर काबू पाने के बाद अगर अगले महीने की पॉलिसी में रेट कट होता है तो इसका सीधा असर आपकी ईएमआई, आपके निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर जाहिर सी बात है पड़ेगा। इसीलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आपको मिले रेट कट का पूरा फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद संजय मल्होत्रा ने पहली बार हिंदी में इंटरव्यू दिया और इसके लिए उन्होंने चुना देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस को। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने उनसे अपने चिर परिचित, सहज और सरल अंदाज में वो तमाम सवाल पूछे जो बाजार के महारथियों से लेकर आम आदमी तक हर किसी के दिमाग में रह रहकर उठते हैं। ऐसा ही एक सवाल है ब्याज दरों में कटौती का। अगली पॉलिसी में रेट कट होगा या नहीं? इसके जवाब में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वो संकेत दिया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। कि पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई अक्टूबर में जी, तो उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। यानी ग्रोथ को लेकर गवर्नर का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, आने वाले समय में निवेश के बड़े मौके दिख रहे हैं और अगर हालात सही रहे तो अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आंकड़े मजबूत हैं, महंगाई पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं और अगर ट्रेड पॉजिटिव रहा तो रेट कट से ग्रोथ को और स्पीड मिल सकती है। इसके अलावा महंगाई, ग्रोथ और इकोनॉमी पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जी बिजनेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और आने वाले समय में निवेश के बड़े अवसर दिख रहे हैं। आज के दिन में लगभग 880 टन सोने के भंडार हमारे पास में, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में उस समय शामिल है। और ये कुल मिलाकर के जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसका लगभग 15% से अधिक, लगभग 1/6 में एक हिस्सा लगभग वो सोना भंडार का हमारे पास में है। गवर्नर ने भारत की आर्थिक ताकत का बड़ा सबूत भी दिया। उन्होंने बताया कि हमारे पास करीब $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और लगभग 880 टन सोना मौजूद है। देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व में 15% से ज्यादा हिस्सा गोल्ड का है, यानी सोने की मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सुरक्षा देती है। करेंसी मार्केट पर भी गवर्नर ने रुख साफ किया और उन्होंने कहा कि जब तक रुपए में भारी उतार चढ़ाव नहीं होता, आरबीआई दखल नहीं देगा। मार्केट को फ्री फ्लो में चलने दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर पर गवर्नर ने दावा किया कि हमारे बैंक जल्द ही दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की सेहत बेहतर है, ग्रॉस एनपीए 2.5% से भी कम है और अनसिक्योर्ड लोन को लेकर फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है। विदेशी निवेश की भी बड़ी गुंजाइश है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक बड़ा मौका है। फर्जी अकाउंट्स पर भी आरबीआई सख्त है। गवर्नर ने कहा कि केवाईसी और री केवाईसी को और मजबूत किया जा रहा है। म्यूल अकाउंट पर सख्ती बढ़ रही है। बैंक ट्रांजैक्शंस और मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जाएगी। आरबीआई का मकसद महंगाई पर नियंत्रण, ग्रोथ को रफ्तार और बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देना है। अगर हालात सही रहे तो आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की पूरी उम्मीद है, यानी महंगाई पर लगाम और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और आने वाला समय निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आर के टक्कर सर का, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक। बहुत बहुत स्वागत है टक्कर सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रूंगटा जी, सीपीएफ हैं रूंगटा सिक्योरिटीज़ के। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। और हमारे साथ है गुलाम जिया साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
नाइट फ्रैंक इंडिया के। गुलाम जिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। टक्कर सर, आपसे चर्चा की शुरुआत। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि देयर इज रूम फॉर मोर रेट कट्स, और वो अक्टूबर की एमपीसी बैठक का हवाला देते हुए कह रहे हैं, अब 100% तो नहीं कह सकते कि आगे रेट कट होगा या नहीं होगा, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग संकेत सर दे रहे हैं कि रूम है, स्पेस है, इंटेंट भी शायद हो तो आएंगे रेट कट्स। क्या मतलब है सर इसका? भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, इन सब के लिए क्या मतलब है रेट कट्स के बारे में जो संकेत सर ने दिए हैं? देखिए, अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, स्पेशली जो इन्फ्लेशन रेट है और जो ग्रोथ है, वो एक सही तौर से, जैसे आरबीआई के जो एफर्ट्स रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही जा रही थी। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता गया और देखिए तो अक्टूबर में बिल्कुल ही एक नॉमिनल अमाउंट पे आ गया, 0.25%। और स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन जो एक कॉज ऑफ कंसर्न था, वो भी अब बिल्कुल एकदम जो अपने बड़े एक नॉमिनल एक उसके अंदर रह गया है। तो ये पहले भी उम्मीद थी कि और रेट कट आएगा इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन कब, उसके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था। और उसका एक मेन जो एक कारण था, जो कुछ एक तो जो ट्रेड टैरिफ लगाए हैं यूएस ने, तो हमारा अगर कोई ट्रेड पैक्ट या एग्रीमेंट हो जाता है तो परहैप्स वो कुछ एक असर डाल सकता था। अभी तक तो कुछ संभावना कम लग रही है कि इमीडिएटली अभी कुछ एग्रीमेंट होगा। तो उसको बाकी जो पैरामीटर्स हैं, इन्फ्लेशन हुआ, ग्रोथ हुई, और जो कलेक्शन है जीएसटी के, स्पेशली जब वो जीएसटी रिडक्शन हुआ है उसके बाद में स्पेशली ऑटो और कंज्यूमर गुड्स के अंदर अच्छा एक उछाल आया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक रेट कट जो हम सोच रहे थे कि अभी आएगा या 2-3 महीने के बाद आएगा, हाँ। तो आई थिंक गवर्नर साहब का ये एक इंडिकेशन है कि अगर जो कमेटी है जो बैठ के इसका फैसला करती है, जो ये पैरामीटर्स हैं ये सब एक सही डायरेक्शन में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आने की इस नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में पूरी उम्मीद है। ऑल राइट सर, तो 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की नेक्स्ट पॉलिसी में उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई गवर्नर्स रीसेंट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जी बिजनेस। हर्षवर्धन जी, अब जरा बताइए पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक आम व्यक्ति की, उसके लिए क्या मतलब है इसका? और अगर कुछ तैयारी करनी हो निवेश की या फिर सेविंग्स बढ़ाने की, अगर कोई रणनीति बनानी हो इसके मद्देनजर रखते हुए, तो फिर आपकी सलाह क्या होगी? दीपक जी, देखिए, फ्रॉम अ पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव, अगर एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मोड में है तो उन्हें ये शॉर्ट टर्म की जो अनाउंसमेंट्स हैं उसके बेसिस पे अपने एसेट एलोकेशन प्लान चेंज नहीं करना है। हालांकि ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगा कि अगर रेट कट आता है तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट आपको कहां कहां दिखने मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर रेट कट होता है, आपको इमीडिएटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में कैपिटल गेन्स की उम्मीद बढ़ जाती है। तो जो इन्वेस्टर्स डेट फंड में इन्वेस्टेड हैं, जिनका एलोकेशन आज की तारीख में मान लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में है, वो टैक्टिकल एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ देख सकते हैं। नाउ दिस बहुत क्लियरली होगा कि रेट कट होता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स में मिलने वाला है। तो आपका अगर डेट पोर्शन जो शॉर्ट टर्म फंड्स में है और आप अगर उम्मीद रख रहे हैं कि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि रेट कट की गुंजाइश है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसका अगर आपको इमीडिएट फायदा लेना है तो आपका जो स्विच है इन द डेट पोर्टफोलियो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आ सकता है। दूसरा एलिमेंट हम देखेंगे कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट कट किया जाएगा। तो जब रेट कट होगा, आप ऑन द इक्विटी साइड भी आप देखेंगे थोड़ा उसमें फायदा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट बर्डन है कॉर्पोरेट्स पे या जो केपेक्स के जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं उसको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कि इक्विटी साइड में भी आपको फायदा दिखने मिलेगा। अब नाउ एज ए स्ट्रैटेजी रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना है? पहली बात, अपना जो फोकस है उनका, जो वेल्थ क्रिएशन का जो स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपका एलोकेशन वैसे ही रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई टैक्टिकल एलोकेशन करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली देखते हुए कि रेट कट आने वाला है,
तब आप ये 2 बदलाव करेंगे जो मैंने आपको बताया। एक है कि डेट फंड्स में आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की तरफ थोड़ा एलोकेशन कर सकते हैं, और इक्विटी साइड में आप अपना एलोकेशन थोड़ा टेम्परेरी एक शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ओके, तो ये डेट और इक्विटी दोनों फ्रंट पर आपने बताया। टैक्टिकल एलोकेशन अगर आप पर्टिकुलरली इस अनाउंसमेंट के बाद देख रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। पोर्टफोलियो को इम्प्रोवाइज कर लीजिए शॉर्ट टर्म फंड से मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ, और इसी तरह से इक्विटी में भी आपको स्ट्रैटेजी दे दी गई है। आइए अब बढ़ते हैं, जब रेट कट की बात आती है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो उत्साहित होता है वो एक अदद छत का इंतज़ार कर रहा आम आदमी होता है। उसे लगता है अब लोन ले लिया जाए, क्योंकि सर्वकालिक लोन सस्ती दरों पर मिल रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का एक और कट आ गया तो संभवतः वह सर्वकालिक हो सकते हैं। अब आने वाले समय में इससे भी कम हो तो उम्मीदें की जा सकती हैं, बट गुलाम जिया साहब से पूछते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुलाम जिया साहब, छत का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए क्या कुछ छिपा है उनके बयान में? दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित करने का। हमेशा सौभाग्य मैंने पाया है अपना आपके साथ जुड़ने में। स्वागत है। और ये बात आज जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात का हम आज जिक्र कर रहे हैं, और चूंकि अब तक के रियल एस्टेट ने, अब तक के जितने भी 2 बड़े जो रिलैक्सेशंस इंटरेस्ट रेट्स में हुए हैं, उसमें उसके कारण रियल एस्टेट पे कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा। इसका कारण ये है कि अब तक के जो मकान बिकते चले आए हैं वो मिड टू अपर एंड में, लग्जरी, मिड से लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा बिक रहे हैं, जहां पर होम लोन पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। होम लोन पर डिपेंडेंसी का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले ख्याल आता है उन लोगों का जो मिड टू लो एंड के खरीदार हैं, जो टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए ये तो एक बहुत ही अच्छी खुश खबर है, जिसका वो जाहिर सी बात है काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए मकान खरीदना दोभर हो रखा था। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा तकलीफ देह लिमिट तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब एक दूसरा सवाल ये आ रहा है, जब उनके लिए जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं मिली, उसके बाद 2 अदद रेट कट्स भी हुए, तकरीबन 100 बिट्स का पास ऑन भी हो चुका है बायर को। लेकिन इसके बावजूद अब भी अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सेगमेंट है उसमें कोई ज्यादा एनर्जी, कोई ज्यादा खरीदारी, खरीदो फरोख्त नहीं दिखाई दे रही। उसका कारण अब थोड़ा सा अलग है, और वो यूं है कि इस सेक्शन को जो केटर किया करते थे डेवलपर्स, वो बहुत पहले पलायन कर चुके हैं। वो मिड टू अपर एंड लग्जरी हाउसेस ज्यादा बना रहे हैं। तो अब मसला ये आ रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स के दरों में कमी आई है, तो दूसरी ओर हमारे पास आज मकान नहीं है जो इस किस्म के लोगों को फराहम किए जा सकते हैं। तो एक तरफ तो ये बहुत अच्छी खुशखबर है कि और आसानी होगी, और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से होम लोन और सुविधाजनक होंगे। लेकिन दूसरी ओर चूंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी की वजह से उस सेक्शन को शायद अब भी कुछ और इंतजार करना पड़े। अपने वो ख्वाब वाला जो छत जिसका आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद इतनी आसानी से उन्हें भी मुयस्सर नहीं हो पाए। ओके, तो ये आपने बड़ी दिलचस्प तस्वीर रखी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मिड टू लग्जरी में तो ऐसा लग रहा है कि पुश मिले ना मिले, जिन लोगों को खरीदना है उनको किसी अपने पक्ष की हवा का कोई इंतज़ार नहीं करना, उनके पास तो पैसा है भाई, ले लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम है अफोर्डेबल टू मिड सेगमेंट के लोगों के लिए। अब मिड सेगमेंट वालों के लिए थोड़ा एक विंडो ज़रूर आएगी, लेकिन अफोर्डेबल वाले तो थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प लेकिन वास्तविक तस्वीर रखी गुलाम जिया साहब ने। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। अगर आप घर, गाड़ी या किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया, क्या बोला है गवर्नर साहब ने, उसका मतलब क्या है, अब करना क्या है आगे और कब करना है, इस पर बात आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टक्कर सर, अब लोन पर आ जाएं सर। लोन कितना सस्ता होगा सर, और ख़ास तौर से मैं होम लोन की अगर बात करूं जो जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे, तो कितना सस्ता करेंगे बैंकों पर, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का भी, NIM का भी दबाव होगा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ तेज़ करने का मौका भी है सर। तो कितना हम एक्सपेक्ट करें सर होम लोन के रेट्स वगैरह पर, क्या असर आएगा?
देखिए, जितना भी ये पर्सनल लोन्स हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन है, चाहे जो बाकी लोन्स हैं, ये अभी तो सभी बैंकों के या एनबीएफसीज के भी ये मतलब काफी हद तक ये रिपो रेट से लिंक्ड है। तो जब भी रिपो रेट में कोई भी बदलाव आता है, चाहे बढ़ता है या कम होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही एक बेनिफिट कस्टमर को दिया जाता है। तो ये चाहे वो कस्टमर पुराना है, चाहे वो नया कस्टमर है, इन दोनों को उसका फायदा होता है। और नॉर्मल एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो जितना कम होगा उसमें पॉलिसी रेट में, उतना ही बेनिफिट एक कस्टमर को इमीडिएटली मिल जाएगा। लेकिन बाकी अगर ग्रोथ होता है, कई बारी बैंक्स अपने नए कस्टमर्स को और लाना चाहते हैं अपने फोल्ड के अंदर, तो उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग करने के लिए कई बारी नए कस्टमर्स को जो एक रिडक्शन हुई है रिपो रेट में, उससे भी कुछ ज्यादा बेनिफिट जो स्प्रेड होता है उसको कम करके दिया जाता है, ताकि और नए कस्टमर्स बैंक की फोल्ड में आए। मैं सीधे अगर आपसे पूछ पाऊं, जैसे अभी 7.5, कुछ बैंक 7.3 ये होम लोन देने लगे हैं, यहाँ तक एक आध दो कुछ चांसेस में उससे भी कम होने के आसार हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करें कि आने वाले, अब इमीडिएट तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन छमाही या साल भर में 6-6.5 पर भी होम लोन रेट मिलने लगेंगे सर, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, फ्यूचर का कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन अभी जो इस टाइम हालात हैं उनको देखते हुए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस बारी अगर 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन आता है, तो एक और रिडक्शन भी शायद अगले 4-5 महीने के अंदर आ सकता है। ठीक। तो आप ये मान के चलिए, जो अभी जो भी ब्याज दरें हैं होम लोन पे या कार लोन्स पे, उसमें 50 बेसिस पॉइंट तक की एक रिडक्शन आने की उम्मीद है। अगर जो हमारे, जैसे मैंने पैरामीटर्स बताया, इन्फ्लेशन का रहती कंट्रोल में, और हमारी ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7% के आसपास रहती है, जी। तो मेरा मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट तक इस वित्तीय वर्ष में एक बेनिफिट मिलना चाहिए। बढ़िया सर, तो मैं, आप भले ही खुल के नहीं कह रहे, इशारा आप कर रहे हैं तो मैं समझ पाऊँ, तो ठीक है, 7.5 का मतलब 50 बेसिस पॉइंट और आप कर लीजिए, तो ठीक है, 7 से नीचे भी चला जाए तो बहुत अच्छा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो हम भी सर उम्मीदों पर टिके रहेंगे। फटाफट से हर्षवर्धन जी ये बताइए, अभी आपने बहुत डेट SIP, इक्विटी लिंक्ड, आपने बड़ा अच्छे से बताया, बट सर लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है उसमें कितना सुधार सर? कंपाउंडिंग लोग दिन भर आजकल बैठ के कैलकुलेटर और पेन से करते रहते हैं, तो कितने का उस जो लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं लोग 12 से 15% का, उस पर असर पड़ेगा सर अभी? तो देखिए दीपक जी, जब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास ही आपको वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉजिटिव रिटर्न देगा। कहने का मतलब सिंपल है कि लॉन्ग टर्म में आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपका ज्यादा एलोकेशन इक्विटी की तरफ होना है, जहां पे एक लॉन्ग टर्म एवरेज हम मानते हैं जो 12 to 15% का, जो आपने फिगर बताया। ठीक। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट इक्विटी में, जैसे भी आपकी खुद की इन्वेस्टर की क्षमता हो, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब आप वेल्थ क्रिएशन के मोड में हैं। अच्छा। अगर आप डेट फंड्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट फंड्स इज मोर फॉर वेल्थ प्रेजर्वेशन, कि भाई उसमें आपको कैपिटल लॉस का डर नहीं होना चाहिए, आपको लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, जब आपको चाहिए, जब मार्केट गिरेगा तो वो कुशन का काम करता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आप अगर 12 to 15% का एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाए, तो वो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। ओके सर, ऑल राइट सर। गुलाम जी का साहब, क्या ये सही समय है सर? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट कट्स हो गए, लोन भी सस्ते मिलने लगे, तो डिमांड भी यकायक आ जाएगी, और फिर ऐसा ना हो कि फिर रेट्स बढ़ जाएं। तो क्या ये घर लेने का मुफीद समय है, या थोड़ा रुकें, क्या करें? दीपक जी, थोड़े समय पहले जब मैं आपके प्रीवियस प्रश्न का जो उत्तर दे रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि अफोर्डेबिलिटी ऑलरेडी इस मुकाम तक पहुंच गई है कि दामों की बढ़ने की वजह से पिछले 2 साल 2.5 साल में जो जिस रफ्तार से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी ऑलरेडी लिमिट ब्रीच हो रही है। ठीक। और वो एक चिंताजनक पोजीशन पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और इसके आगे किसी भी प्रकार का और कोई इस किस्म का अगर
रेट हाइक चलता रहता है, आई एम टॉकिंग, मैं जिक्र कर रहा हूँ रियल एस्टेट के प्राइसेस का, अगर उसमें एस्केलेशन इन्फ्लेशन बरकरार रहता है तो वो समय दूर नहीं है जब रियल एस्टेट में दोबारा गिरावट की शंका खड़ी हो सकती है हमारे सामने। और ये तो है, चूंकि किसी और कई सारे प्रोडक्ट्स की तरह रियल एस्टेट भी साइक्लिकल प्रॉपर्टीज आर साइक्लिकल इन नेचर। तो ये जो पिछले 3 साल से 3.5 साल से लगातार एक उभार आया हुआ है रियल एस्टेट साइकिल में, मुमकिन है अगले साल 1.5 साल में इसके बाद वो साइकिल मुकम्मल होके अब दोबारा हम डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता हुआ देखेंगे। तो आज नहीं तो कल वो होना है, लेकिन उसके लिए प्राइजेस का अफोर्डेबिलिटी ब्रीच होना ये एक बहुत बड़ी शंका बनी हुई है। और आप जो बता रहे हैं वो दुरुस्त है कि अगर खरीदार ज्यादा होते हैं तो प्राइजेस तो बढ़ने ही हैं, सिंपल इकोनॉमिक्स है। और खास तौर से मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था अफोर्डेबल हाउसिंग का, वहां पर सिंपल डिमांड सप्लाई सिचुएशन, सप्लाई अवेलेबल नहीं है। अगर कई लोग जो लोअर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग के जो ख्वाहिश रखते हैं, वो मार्केट में बड़ी तादाद में आने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से वहां पर दाम बढ़ने की बहुत ज्यादा शंका नजर आ रही है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके इस वक्तव्य में बहुत सारे संकेत हैं कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सप्लाई कम है, तो मौका अगर अच्छा मिल रहा है, अच्छा लोन मिल रहा है, तो आप प्लान कर सकते हैं आगे, क्योंकि स्थितियां आपके हिसाब से संभवतः पर्याप्त नहीं लग रही हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सवाल लिए आप तीनों से हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। गुलाम जिया साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हर्षवर्धन रुंगटा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम। आर.के. ठक्कर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।